अतुल्य आर्ट्स की सचिव भी हूँ, आज के नाटक की निर्देशिका भी और अभिनय भी मैं ही कर रही हूँ। तो आज की नायिका भी मैं ही हूँ। अतुल्य आर्ट्स की तरफ से यहाँ आए सभी लोगों को उद्घाटनकर्ता जो हमारे हैं साहब अकबर रजा जमशेद जी, वो हमारे उद्घाटन करता है। मैं सर से चाहूँगी कि सर 2 मिनट के लिए बस चंद लाइनें अगर आप कह सकें हमारे लिए तो। हाँ, अतुल्य आर्ट्स की जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है और देखेंगे कि क्या है। और बड़ी खुशी की बात है कि आप जरिए देख लें जी जी बिल्कुल सर कि क्या है कौन सा नाटक, उसके बाद ज़्यादा सही तरीके से बताया जाएगा। विधिवत उद्घाटन कर दी। मैं आज इसका इनॉग्रेशन बाकायदा था। इसका इनॉग्रेशन मैं कर रहा हूँ। तो कैसी चुकी है ठीक न्यायाधीश हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ के अध्यक्ष और हमारे मुख्य अतिथि श्री अरशद फिरोज सर जी को। मैं चाहूँगी कि सर आएँ और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अतुल्य आर्ट्स की सौजन्य से जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके निर्देशक लाडली कुमारी जी का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको गैप्स बना लाइब्रेरी की तरफ आपकी नज़र पड़ी। हम लोगों को मौका मिला है इसका मेजबानी करने का कार्यक्रम। हम लोग भी बहुत कला से जुड़े हुए हैं, कला प्रेमी हम सभी लोग हैं। यहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम हमेशा हुआ करते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो एकल नाटक का कार्यक्रम है, ये शायद पहला मौका होगा। मेरे मौजूद खेल प्रकट करते हैं और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी नई बिल्डिंग भी बन रही है बगल में, जो काफ़ी बड़ी इमारत बन रही है 5 मंजिला। उसमें हॉल भी होगा, मीटिंग हॉल भी होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। तो कभी आपको इस प्रकार के आयोजन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए अगर हम लोग को मेज़बानी करने का मौका मिलेगा तो उसका मौका मिलेगा। बहुत और बीच एक हमारे रंगकर्मी राजीव रंजन श्रीवास्तव सर भी आने वाले हैं। वो फंसे हुए हैं, ट्रैफिक शुरू करते हैं। सर से नाटक के अंत में बात कर लिया जाएगा। मैं नाटक शुरू करती हूँ। अरे कहाँ चल गए करमचली? अरे कुलक्षणी, अरे कहाँ चल गए? सुना आपने? ये मेरी माँ की आवाज़ है। आज सुबह से ही वो मुझे ऐसे ही कोस रही है। जन्म से ही कुलक्षणी और कुटुंब के लिए कर्म चली ही रही। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। आज मेरा परीक्षा फल निकला। मैं दोबारा फेल हो गई। एक बार फेल होने से ही मैं बहुत अपसेट थी। पिछले पूरे साल मैं आत्मग्लानि और लोगों के तानों से शर्मसार थी। और फिर वही कहानी दोबारा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ कमजोर लड़की पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। इस वक्त तो मैं रो भी नहीं पा रही थी। परीक्षा से पहले मेरी इन आंखों ने हजारों सपने सजाए और उन सपनों को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें और जद्दोजहद भी की थी। लेकिन सब बेकार हो गया। भगवान को शायद यही मंजूर था। उन्होंने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वही इतनी उम्मीद से उगी हुई फसलें मुझे झुलस गई। अब मैं उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ से आगे बस अंधेरा ही अंधेरा। हे भगवान,
दिन में घंटों किताबों से चिपके रहना, रात में देर रात तक पढ़ना, कुछ घंटे सोना। आप ही बताइए। हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, क्या ये पास होने पर नंबर लाने के लिए कम था? अब आपको क्या कहूँ, मेरी किसी भी सहेली को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फेल हो गई हूँ। रोने और दुख मरने के सिवाय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं। आत्महत्या, हाँ, आत्महत्या। लेकिन मैं आत्महत्या करती भी हूँ तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे मेरा रिजल्ट तो नहीं बदल जाएगा ना। उल्टे मरने के बाद मेरी आत्मा दुत्कारती, भटकती और आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी सब मुझे कोसती, मुझे अपमानित करती, गाली देती कि वो तो भगौड़ी थी, फेल होने पर अपनी जान ही ले ली। फिर भी मैंने निर्णय लिया, नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं फिर से पढ़ूंगी और पास होकर दिखाऊंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। हार को मुझसे हार मानना होगा, चाहे जो भी हो। मैंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो मैं संघर्ष करूंगी। मैं ऐसे नहीं आने वाली। अपने आंसुओं को पोंछ मैं फिर से उन्हीं सपनों में खोने लगी और दोबारा पढ़ने की सोचने लगी। सोचते सोचते गर्मी की छुट्टियां निकल गई और जुलाई का महीना आ गया। स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो गए। मैं भी अपना एडमिशन करवाने के लिए काफी बेचैन और नई तरह की चुनौतियां लेने के लिए उत्साहित थी। फिर मैंने अपने पापा से बात करने का निर्णय लिया। पापा, आप कहाँ हैं? पापा, आप यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। पापा, वो मैं से पढ़ना चाहती हूँ। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं इस बार अच्छे नंबर से पास होकर आपको दिखाऊंगी। आप बस मेरा एडमिशन करवा दीजिए। मैं पूरी लगन और मेहनत से पास होंगी अच्छे नंबर से। आप बस मुझे एक मौका। पापा, देखा, पापा ने तो मेरी बात सुना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है एडमिशन कराने से साफ इनकार ही था। मैं कितनी बार अपनी मम्मी के पास भी गई, उनसे भी कितनी बार कहा, लेकिन हर बार वो सुना अनसुना करती रही। कभी कभी बस भूल के रह जाती। लेकिन एक दिन तो वो मुझ पर बरस पड़ी। हमारी छप्पो 6 साल में इंटर पास करेगी। अरे सरकार भी भैया 5 साल की योजना चलाती है, लेकिन हमारी निठल्ली छप्पो 6 साल की योजना बनाएगी। ये छप्पो, हमारा पैसा बर्बाद मत करो, समझी कि नहीं? कान की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल सब्जी काट जाके। हाँ नहीं, मेरी मम्मी तो पापा से भी 4 कदम आगे, वो भी मुझे नहीं
समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे चीजें सीमित होती रही। वहाँ पहलों के ताने मुझे अंदर से बहुत दुख पहुंचाते। उनके इस तरह के व्यवहार ने मुझे भी उनके जैसा झगड़ालू बना दिया। मैं एकदम चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई। फिर मैंने तय किया कि ठीक है, चाहे जो भी हो, मैं अब अपनी पढ़ाई के लिए इनसे कुछ नहीं कहूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एडमिशन का समय खत्म हो गया। मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। इस बात से मुझे गहरा सदमा लगा। मुझे रह रहकर अपने स्कूल की रूटीन, अपनी किताबें, अपनी सहेलियां, वो सारे दृश्य, यहाँ तक कि सपनों में भी मुझे वही सब दिखाई देता। और मैं रोने लगी। मेरी पढ़ाई छूट पे रोने के अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ नहीं। साल भर का समय मेरे लिए बहुत लंबा था। ऐसे ही रोते गाते किसी तरह बीत गया। फिर जून का महीना आया और मैंने तय किया कि ये साल मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने एक नर्सरी स्कूल में पढ़ाने की बात की, पर वहां से भी टका सा जवाब मिला। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी और इंटर में एक लड़की को टीचर की नौकरी कौन देता। फिर मैं मुट्ठीगंज के एक स्कूल में गई। वहां से पता चला कि तारागंज के एक स्कूल में ना टीचर की वैकेंसी है। वो स्कूल 8वीं कक्षा तक था। मैं वहां के हेडमास्टर साहब से मिलने गई। May I come in, sir? जी सर। जी। जी सर। यस सर। फाइन सर। जी जी सर। तो मैं कब से ज्वाइन करूँ सर? यस, आई हैव डन इट। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा, ठीक है, आप बच्चों को कुछ दिन पढ़ाइए। अगर बच्चों को आपको आपके पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। Yes, that's a challenge. That's a big challenge for me. और इस तरह मैं पढ़ाने लगी। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी नई टीचर और मेरा नाम सरिता है। तो कौन कौन बताएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौन बताएगा? यस, राइट। आज हम जानेंगे अल्फाबेट्स के बारे में। आपका नाम क्या है? अंकुश। वेरी नाइस अंकुश। आज हम अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे। शुरू करें? A for apple. Apple means सेब। अब सेब तो आप सब लोगों के घर में होता होगा ना? होता है ना? होता है ना? और आप सबकी मम्मियाँ आप सभी लोगों को सेब खाने के लिए देती है ना? और आप सभी लोगों को लाल लाल सेब पसंद भी आता है क्योंकि मीठा होता है ना? गुड। B for ball. Ball means गेंद। गेंद के बारे में क्या कहा जाए? गेंद तो आप सभी लोग खेलते हैं ना? वेरी गुड। C for cat. Cat means बिल्ली।
यस, कुत्ता, डॉगी, जो भाव भाव करके आपके मोहल्ले में शोर मचाता रहता है ना? तो बच्चों को मैं और मेरे पढ़ाने का तरीका शायद दोनों ही पसंद आ गया और इस तरह मैं टीचर बन गई। महीना पूरा होने पर मुझे 2500 रुपये मिले। सुन रहे हैं आप लोग? 2500 रुपये बहुत होते हैं। अपनी लगन और मेहनत की पहली कमाई से मैंने इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरा। स्कूल में पढ़ाते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। दिन तो स्कूल की पढ़ाई में ही निकल जाता था बच्चों को पढ़ाते हुए। शाम को घर जाती और घर जाकर मम्मी के काम में मदद करती और रात में अपनी पढ़ाई करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और परीक्षा की दिन भी नजदीक आने लगे और मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में और भी जोर शोर से लगी। परीक्षा की तैयारी करते करते मैं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाई। बिना नियम के खाना, बिना नियम के सोना, इन सबसे मैं बीमार पड़ गई। मुझे बुखार हो गया। लेकिन हाँ, बुखार में भी ना मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। इस लापरवाही की मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस हल्के हल्के से रह रहे बुखार ने टाइफाइड का रूप ले लिया। बाप रे, टाइफाइड, इसका तो नाम सुनकर ही डर लगता है। तो साहब, डॉक्टर ने ना कई तरह की गोलियां और कैप्सूल्स लिख दिए और 15 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट। मम्मी दीदी सब हैरान परेशान, यहाँ तक कि पड़ोस की दादी जी है ना, वो छड़ी देखते आए और आकर कहाँ के नुस्खे बताने लगे। अरे सरिता, हम जब तुम्हारी उम्र के रहे तब ऐसा बुखार के चिंता कबू नहीं थी। हाँ, हमारी अम्मा 2-4 दवा हमारे हलकवा के नीचे उतरवाए देते रहे, बस बुखार उड़न छू। अरे कौनो चिंता का बात नहीं है, हमारा नुस्खा अपनाओ, दादी का नुस्खा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सपने मुझे कहीं बाहर ना निकलने और अपनी तरह से ना जाने कितनी ही रैकेट लगाने, आराम करने। लेकिन मेरे लिए आराम कहाँ था? मेरे लिए तो परीक्षा पास करने की चुनौती सुरसा राक्षसी की तरह मुंह बाएं खड़ी थी। उसे कौन समझता? खैर, मैंने इन्हीं हालातों में अपने विद्यालय जाना भी जारी रखा, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी तो नजदीक थी। धीरे धीरे वक्त बीतते गया और मेरी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। परीक्षा में जाने से पहले मैं माँ के दही पीने के साथ कैप्सूल कटकना बिल्कुल नहीं भूलती थी। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरे इस पागलपन पर चीखते और कहते, कहाँ की करंजली हमारे घर पैदा हो गई, जो हर समय अपने मन की ही करती रहती है। मैं परीक्षा देने चली जाती। परीक्षा में पहला घंटा बीतते ही मेरा बुखार बढ़ने लगा। सर पे जैसे दर्द के हथौड़े पड़ने लगते। ऐसा लगता कि मैं अब गिरी कि तब गिरी। लेकिन किसी तरह मैं दर्द को बर्दाश्त कर सारे प्रश्न हल करके पूरी कॉपी भरकर ही आती। हाँ, किसी पेपर में 1 या 2 प्रश्न छूट जाते थे। परीक्षा तो मैंने जैसे तैसे दे दी, लेकिन परीक्षा के 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ा।
डॉक्टर ने कई तरह की गोलियां, कई बोतलें ग्लूकोज के, खून के चढ़ाए और तरह तरह के मुझे इंजेक्शंस भी लगे। धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आने लगा और लोगों ने राहत दी। लेकिन ये क्या? अचानक मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। सुबह से ही मुझे उल्टियां होने लगी और उन उल्टियों में मम्मी को खून के थक्के दिखने लगे। मम्मी ने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। इत्तेफाक से पापा भी 4 दिन पहले दीदी के लिए लड़का देखने नासिक चले गए थे। मम्मी अकेले बढ़ गई। मम्मी के सबको पता चल गया था कि वो 5 नंबर वाली सरिता है ना। भारत बहुत गंभीर है। दीदी ने घबराहट में पापा को फोन कर दिया। पापा को जो भी साधन मिला वो पकड़कर सीधे यहाँ आए। यहाँ आने पर उन्होंने डॉक्टर से सलाह करके मुझे शहर के बड़े स्पेशलिस्ट से इलाज शुरू करवाया। पता है, मुझे ठीक होने में 2 महीने लग गए। मैं मरते मरते बची। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा और मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठीक हो गई। फिर जून का 3रा सप्ताह आ गया और मेरा परीक्षा फल भी निकला। कितनी भीड़ है यहाँ पे, मुझे भी तो देखने दो। हटो ना, ओहो कितना भीड़ है, मुझे भी तो देखने दो। सरिता हटो ना, कितना भीड़ लगा रखा है तुम लोगों ने। सरिता मैं 2nd डिवीजन से पास हो गई थी। अरे वाह सरिता, तू तो आखिरकार पास हो ही गई। मैं पास हो गई। मेरी लगन और मेहनत ने मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया और मेरे पढ़ाई के प्रति की जो भावना थी ना वो और बढ़ गई और प्यार हो गया मुझे पढ़ाई से। कहते हैं कि इंसान अगर स्वस्थ रहे ना तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है ना? बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगी कि सफलता और असफलता के रास्ते हम ही से होकर गुजरते हैं। क्या बात? तय हमें करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। और हाँ, हार के बाद जीतने में ना ज्यादा आनंद मिलता है। हाँ, पापा ने मेरी वो स्कूल वाली नौकरी वो छुड़वा दी। मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी आगे की पढ़ाई के लिए अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं चलती हूँ। आज कॉलेज में मेरी बीए का पहला क्लास है और मैं पहला क्लास मिस नहीं करना चाहती। तो आपकी और सिर्फ आपकी सरिता। बाय। शुक्रिया। बहुत मित्रा, वाह, बहुत। हाल ही में मैंने एक नाटक किया था, उसमें इन्होंने मेरे साथ का कैरेक्टर किया था। हमारा आग्रह होगा आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय श्री अकबर रजा जमशेद सबसे कृपया आए।
और उस वक्त हमारे वालिद साहब जो थे वो जमशेदपुर गए हुए थे एक केस के सिलसिले में। मेरे वालिद साहब भी डिस्ट्रिक्ट होकर रिटायर किए थे, एक केस के सिलसिले में जमशेदपुर गए हुए थे। घर में कोई नहीं था, हमारे वालदा भी नहीं थी, हमारे बाबू जी भी नहीं थे, हमारे माता जी भी नहीं थे, मैं था और एक चपरासी था। तो 6 बजे तक हम पढ़ते रहे। एक बैग उसमें मुझे नींद आ गई, मैं सो गया और तो थोड़ा सा बुखार भी था, लगा हुआ था। अब जो 9 बजे के करीब मेरी आँख खुली, बहुत मैं घबरा गया कि भाई 9 बज गया, अभी तक गए नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जल्दी जल्दी तैयार हुए, एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहाँ गए, क्वेश्चन देखा उखा, 1 घंटा 1.5 घंटा हमने लिखा उखा। उसके बाद फिर मैं वहीं पर बेहोश हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, बुखार आया बता, वही सो गया। वो इन्विजिलेटर थे, वो गुजर रहे थे, उन्होंने हमको उठाया कि बाबू देखो। हमने कहा कि मेरी तबियत बहुत ख़राब है, हम जा रहे हैं लिख करके डॉक्टर लिख लिया, तो लिख लिया है, तो ये कॉपी ले ली थी। इन्होंने जो कहा तो मुझे वो बात याद आ गई। इसके अलावा इन्होंने जो स्केच किया कि साहब एक लड़की की पैदाइश के वक्त में माँ बाप या सोसाइटी क्या सोचती है, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हालांकि हमारी आज भी जबकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और हर फील्ड में वो अपना कारनामा दिखला रही हैं, फिर भी जब लड़की पैदा होती है तो बहुत से लोग मायूस होते हैं, ये गली का है। लेकिन ऐसा मायूस नहीं है, इसकी क्या देखा हुआ है कोई नहीं है, यानी कि खुद शख्स भी नहीं जानता है जो इसके ऊपर भी कल किया हुआ। ये सब मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारी एक फिल्म एक्ट्रेस जो थी, कल मर गई, मीना कुमारी, आप लोग, वो जो पैदा हुई वो तीसरी लड़की थी अपने माँ बाप, तीसरी लड़की थी। तो माँ बाप ने देखा कि साहब ये लड़की बार बार पैदा हो रही है हमारे घर में, तो उस लड़की को उठा करके उन्होंने एक यतीम खाने में दे दिया, चुपके से चले गए। माँ ने पूछा मेरी बेटी कहाँ गई, तो उनका कहाँ देखो आपने कहा देखे कहाँ गए तो फिर उनको ख्याल आया कि लगता कहीं छोड़ आए हैं, वो गई वहाँ और वहाँ तो बेटी को उठा करके लेके चले गए। देखिए कि उस लड़की को जिसको माँ बाप ने यतीमखाने में छोड़ दिया था कि कहाँ से ये पैदा हो गई है, जैसे इन्होंने कहा है कल हुई और क्या 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 बस सब इस्तेमाल लोग करते हैं। तो अब उसको देखिए कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस निकली, कितनी बड़ी आर्टिस्ट निकली। तो आदमी को इसके लिए घबराना नहीं चाहिए कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई है। और सोसाइटी में जो इन्होंने एक सुसाइड के बारे में कहा, तो हमारे मज़हब में, इस्लाम मज़हब में सुसाइड करना बहुत मना है। तो वाकई सही बात है कि अभी जो जिस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं कि कौन क्या है, कल जो है वो क्या बनेगा कोई नहीं जानता है। इसे सुसाइड तो वाकई नहीं करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। और इन्होंने ये जो ड्रामा है, जिस बात पर बहुत ताज्जुब है कि पूरा ड्रामा जो है वो पूरा मुज़बानी याद है, परफॉर्म किया है। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो फिल्म में देखते हैं, फिल्म कौन सी बनी थी, कल रात में मैंने देखा टीवी पर, उसमें गोविंदा था और एक और कोई एक्टर, तो उसके कारण जो हीरो साहब को कहा गया कि डायलॉग बोलने के लिए, तो डायलॉग बोल ही नहीं पा रहा। अच्छा, स्वर्ग होगा, स्वर्ग फिल्म का ये, हाँ शायद स्वर्ग फिल्म में, तो वो डायलॉग ही नहीं बोल पा रहा है। और आखिर में डायरेक्टर जो है तंग आकर उसको हटा दिया और इसको रखा। तो अब ये सवाल उठता है कि जो लाइन का जो जुमला होता है, उस जुमले को अदा करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। ये पूरे का पूरा ड्रामा जो है उसके सिलसिले में मैं कहूँ, मैं तो जानता ज़्यादा नहीं हूँ सोसाइटी के बारे में, लेकिन ये नुक्कड़ के लिए का जो ड्रामा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग समझें एक लड़की की
हिम्मत किया, उसकी असलियत किया, उसका पहुँच कहाँ तक था। घबराने की कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी तकदीर लेकर के आते हैं, अपनी अपनी तकदीर से सब कुछ काम होता है। शुक्रिया मुझे मौका दिया सर आपको देखने का। जी धन्यवाद तो हम आग्रह करेंगे निदेशक लाडली कुमारी श्री आर नरेंद्र जी, राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणु सिन्हा जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके इस लाइब्रेरी में इस तरह का कार्यक्रम देखने का मौका मिला। ये मेरे पीरियड में ये पहला कार्यक्रम था इस प्रकार का जो एकल नाटक का फर्स्ट टाइम आई है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और आपने, मैं पुनः आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ लाडली कुमारी जी को कि आपने एक साथ शायद 6 किरदार निभाए। आपने माँ का, पिता का, स्वयं का, हेडमास्टर का और एक बूढ़ी एक बूढ़ी पड़ोसी का, तो आपने 6 किरदार निभाए। बहुत बहुत बधाई। और सभी किरदार को बहुत आपने बखूबी निभाया। कई वक्त मैंने अपनी आंखों में आंसू देखा। ये आप किस तरह से आपके बहुत जो थे वो साबित हो रहे थे, दिख रहे थे। तो बहुत हम लोग एंजॉय किए और बहुत ही सीख वाली था, एक मैसेज था इस कार्यक्रम में, इसलिए हम लोग की लाइब्रेरी के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहा। मेरे ख्याल से कई लोगों ने रिकॉर्डिंग किया इसको और हम लोग इसको दोबारा देखना भी चाहेंगे अपने घर में। अपनी मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको भी हम दिखाना चाहेंगे। मेरी 2 बेटी है, वो पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, उसमें आपने एक जुझारूपन का एहसास दिलाया, हार नहीं मानना है, बहुत ही पसंद आया। बहुत बहुत सर चले गए हाँ। और हमारी बहुत अच्छा ये है। और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर, इनकी बड़ी बात है। और आज हम लोग ये समझ रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो लाडली जी की बात ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर किया जो कि आप लोग के साथ, तो ये एक बहुत ही शानदार है। और पढ़ाई को लेकर के ख़ास करके 2 बच्चे हमारे यहाँ बहुत से बैठे हुए हैं, वो फेल कर जाते हैं, कभी नंबर कम आ जाता है, तो डिसहार्टेड हो जाते हैं, अब क्या करें। मगर इस आर्ट में ये दिखाया गया कि वो नौकरी करती है, और नौकरी लड़का नहीं है, लड़की है, और वो नौकरी करती है और नौकरी कर के अपनी पढ़ाई को है जारी रखती है, बीमार होती है, परेशानी आती है, इन सब के बीच में ये निकल कर के अपने एक एम पर आती है और इससे बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। मैं लाडली कुमारी और उनके टीम को एक बहुत मुबारकबाद देते हैं कि ये बहुत शानदार हम लोग को लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आइंदा भी हम चाहेंगे कि कभी अच्छा हो तो हम लोग से सहयोग ले। बिल्कुल बिल्कुल।